एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास 6 ज्योग्राफी के पहले लेसन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में। पहले भाग में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां ली थी। ये दूसरा भाग है जिसमें आपको इस चैप्टर से संबंधित जो मेन फैक्ट्स हैं वो तथा साथ ही इसके जो एक्सरसाइज हैं उसके आंसर्स आपको देखने और लिखने को मिलेंगे। साथ ही उनका हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 भाग 2। The first question of this exercise is how does a planet differ from a star? यानी एक प्लैनेट जो है वो स्टार से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, दोनों में क्या अंतर होता है। एक प्लैनेट को हम प्लैनेट क्यों कहते हैं, एक स्टार को स्टार क्यों कहते हैं, हमें इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके जवाब जो हैं आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका छोटे रूप में हो सकता है, दूसरा बड़े में हो सकता है। यानी अगर प्रश्न छोटे मार्क्स के हों, कम मार्क्स के हों, तो आप छोटे आंसर का यूज करेंगे, और अगर उससे बड़े या एक नंबर से ज़्यादा मार्क्स के हों तो आप बड़े आंसर का इसमें यूज कर सकेंगे। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। छोटे मार्क्स के जो प्रश्न होंगे उसके लिए जब आप जवाब लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड हीट वाइल प्लैनेट्स हैव नॉट। ये छोटा सा जवाब है जिसमें ये कहा गया है कि तारों के पास अपनी गर्मी और अग्नि होती है, अपनी रोशनी होती है, जबकि प्लैनेट्स के पास यानी ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी या हीट नहीं होता है। वो तारों से ही हीट लेते हैं या उसी से रोशनी प्राप्त करते हैं। जब इसी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बड़े मार्क्स के लिए लिखने हो, ज़्यादा मार्क्स के लिए लिखने हो, तो दोनों को अलग अलग प्लेस बना करके डिफाइन करेंगे। जैसे अगर प्लैनेट्स के लिए हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars, such bodies are called planets। यानी कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी रोशनी और गर्मी नहीं होती है, उनको ये रोशनी और गर्मी स्टार्स से मिलते हैं, ऐसे बॉडीज को, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं या ग्रह कहते हैं। इसी तरह से स्टार्स को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो आकार में बहुत बड़े हैं और गर्म हैं और वो गर्म गैसों से बने हुए हैं, उनके पास अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है, अपनी ऊर्जा होती है, और ये अपनी गर्मी का प्रसार जो है बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहा जाता है या तारे कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। यानी आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं, किसको आप सोलर सिस्टम मानते हैं, सोलर सिस्टम है क्या, इस चीज को यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए जो प्रॉपर आंसर होगा वो इस तरह से लिखेंगे द सन, its 8 planets and their satellites and some other celestial bodies like asteroid and meteoroids, comets, etc. are combinedly form a system which is known as solar system. We often call it the solar family as the sun is its head। यानी सूर्य, उसके 8 प्लैनेट्स तथा इन 8 प्लैनेटों के जो सैटेलाइट्स हैं वो, इसके अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज जो इनके दायरे में घूमते रहते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स या कॉमेट्स, ये सभी आपस में मिल करके जो एक सर्कुलेशन, एक सिस्टम तैयार करते हैं, इस सिस्टम को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो हेड है वो सूर्य स्वयं होता है, यानी सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली विच इज नोन एज सोलर सिस्टम। यहाँ एक बात जो बताना चाहूँगा वो ये है कि सौर परिवार में कॉमेट को शामिल नहीं किया जाता है, कॉमेट को नहीं मानते हैं सौर परिवार का सदस्य, लेकिन वो भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन परिवार चूंकि हमेशा जो सामने दिखता है वही परिवार माना जाता है, इसलिए सोलर सिस्टम में या सौर परिवार में सूर्य और उसके 8 ग्रहों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ ही उसके जो एस्टेरॉइड्स हैं उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
यानी उन सभी ग्रहों के नाम सूर्य के दूरी के क्रम के अनुसार बताए जाने हैं, यानी कौन सा ग्रह सूर्य से हर अगले स्तर पर दूर होता चला जाता है, तो इस क्रम को हमें बताना है। तो इसके लिए जो आंसर लिखा जाएगा उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस क्रम को अगर याद करने में परेशानियां हो, आपसे याद ना हो रहा हो, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके इस बुक में दिया हुआ है, जिसमें एक सेंटेंस है। अगर उस सेंटेंस को आप याद रखें तो प्रत्येक जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स के पहले लेटर जो हैं हर एक प्लैनेट्स को शो करते हैं। ये सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सेंटेंस के अगर सभी वर्ड्स के पहले लेटर को निकाल लें तो इससे वो क्रम आपको इस तरह से दिखता है, जिससे आपके ये जो याद रखने के क्रम हैं कि किस तरह से कौन सा जो प्लेनेट है वो सन से लगातार अगले क्रम में दूरी पर है, वो चीज़ तैयार हो जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? यानी हमारी इस धरती को, हमारी पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट यानी एक अनूठा ग्रह क्यों कहा गया है, क्यों ये अन्य ग्रहों से अलग है? तो इसके बारे में हमें इस आंसर में बताना होगा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो आंसर होगा वो शॉर्ट टाइप में लिख सकते हैं, और दूसरा मैं जो लिखवाऊंगा वो बड़े तरीके में लिख सकते हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो छोटे मार्क्स यानी कम मार्क्स के लिए जो आंसर लिखे जा सकते हैं उसको आप इस तरह से लिखेंगे, द अर्थ इज एन ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम where conditions are favorable to support life, or the earth is only planet in the solar system where life exists। इन दोनों में से कोई भी एक छोटे आंसर के लिए आप लिख सकते हैं, छोटे आंसर के रूप में लिख सकते हैं कम मार्क्स के लिए। इन दोनों ही आंसर्स का जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक अकेली ग्रह है इस सोलर सिस्टम में जिसपे जीवन विद्यमान है या जीवन सरवाइव हो रहा है, लाइफ एग्जिस्ट है, यहाँ पे जारी है, लाइफ चल रही है हमारी ज़िंदगी। और किसी भी ग्रह में या और किसी भी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। फिलहाल जो हमारी जानकारी है वो यहीं तक है। हमारी पृथ्वी के अलावे इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, इस बारे में अभी भी प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को या साइंटिस्टों को इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है कि हाँ जीवन कहीं और है या नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो धरती है एक यूनिक प्लैनेट बन जाती है, क्योंकि अभी तक के हमारे जो ज्ञान हैं, जो जानकारियां हैं, उसके मुताबिक धरती के अलावे कहीं भी और जीवन नहीं है। अगर इसी को आप अब बड़े रूप में आंसर लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी हमारी पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, और जीवन के लिए जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। अब जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या है? पानी और हवा। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे विद्यमान हैं, इस धरती पे उपस्थित हैं। और इसके अलावे इन गैसों में भी वो गैस जो हमें जीवन देता है, ऑक्सीजन गैस, वो भी यहाँ पे है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को यूज करके ये बड़े आंसर को आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ये बता सकेंगे कि जीवन के लिए जो ज़रूरी तत्व है वो पृथ्वी पर है, और इसी कारण हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, वो एक यूनिक प्लैनेट है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? यानी हम हमेशा चांद के केवल चेहरे को ही क्यों देख पाते हैं, उसके जो पीछे के साइड हैं वो क्या है, हम क्यों नहीं देख पाते? तो ये सवाल वही है कि मून को हम हमेशा एक ही ओर क्यों देखते हैं। आपने कभी देखा है कि मून का जो आकार या उसकी जो डिज़ाइन आपको दिखती है धरती से, उसमें कोई चेंजेज आते हैं? वो चेंजेज इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उसका हमेशा केवल सामने का जो चेहरा है बस वही देख पाते हैं, उसके पीछे की क्या बनावट है वो हमें नहीं दिखती है। तो इसके लिए हम क्या आंसर लिख सकते हैं और ऐसा क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी है। इसके लिए जो प्रॉपर आंसर होगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ
in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा जो है, जो मून है, अपने एक्सिस पे घूमने में वो लगभग 27 दिन का समय लेता है और इतना ही समय उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी लगता है। तो यही कारण है कि उसका फेस जो है ऐसा फील होता है जैसे वो पृथ्वी की ओर स्टक हो चुका है, चिपक चुका है। ठीक है, तो इसी कारण हम चंद्रमा के केवल सामने के भाग को देख पाते हैं, उसके पीछे के भाग को नहीं देख पाते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम चंद्रमा के 56% भाग को धरती से देख पाते हैं। बाकी के जो 44% भाग हैं वो हम नहीं देख पाते हैं चंद्रमा के। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट इज द यूनिवर्स, यानी ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है वो क्या है। इस बात को मैंने पार्ट 1 के वीडियो में भी समझाने का प्रयास किया था। अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो पाए तो आप जो इस वीडियो का पहला सीरीज है पार्ट 1 इस लेसन का, उसको जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे भी आप ये समझ पाएंगे कि यूनिवर्स वास्तव में है क्या, ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। तो इसके आंसर को भी हमें विशालता दिखाना होगा कि कितना विशाल है यूनिवर्स। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ले सकते हैं कि ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज कंबाइंडली मेक द यूनिवर्स। यानी एक गैलेक्सी जिसमें पहले ही बिलियनों स्टार्स हैं और उस स्टार्स के अपने जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम हैं, वो सारे मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं और वैसे वैसे बिलियनों गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो ये है यूनिवर्स। इसके बारे में वैज्ञानिक जो हैं लगातार प्रयासरत हैं कि ये कितना विशाल है, लेकिन अभी तक इसको फाइंड नहीं किया जा सका है कि ये कितना विशाल है, कितना फैला हुआ है। तो ये है आंसर्स। अब हम बात करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स की। इसमें कुल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज, यानी हमारी पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किसे माना जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहनें मानी जाती हैं। तो उसके लिए जो सही आंसर है वो है वीनस, यानी शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन मानी जाती है, जुड़वा मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है। तो तीसरे नंबर पे आने वाला प्लैनेट हमारा अर्थ ही है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर की है, इसलिए सही आंसर होगा अर्थ। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ डैश, मतलब किस तरीके से सूर्य के चारों ओर जो ग्रहें घूमती हैं उसको क्या कहा जाता है, उस पाथ को क्या नाम दिया जाता है। तो उसको लिखेंगे एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, यानी जो पोल स्टार होता है वो किस डायरेक्शन को दिखाता है। पुराने दौर में जब लोगों के पास दिशा सूचक नहीं होता था तो वो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए रात के समय में पोल स्टार का सहारा लेते थे। और पोल स्टार जो था हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता था, क्योंकि ये इसका जो सिचुएशन है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। तो इसलिए यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा नॉर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यानी एस्टेरॉइड के जो ब्लॉक्स हैं, जो कण हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें उसका लोकेशन क्या है। तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे एस्टेरॉइड्स बेल्ट पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, खाली स्थानों को भरना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। तो ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ आएगा स्टार। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग द वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, क्या बताया था आपको पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इस चीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया था। तो जो स्टार के ग्रुप होते हैं उसको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसमें, इस फिलअप्स में जो बड़ा सिस्टम होता है स्टार्स का
पूरा जिसमें सारे प्लैनेट्स उसके होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये सारे मिल करके क्या कहलाते हैं? एक गैलेक्सी कहलाते हैं। तो यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा? गैलेक्सी। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। नेक्स्ट आ जाता है डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो सेलेस्टियल बॉडी है वो कौन सा है? वो है हमारा मून। तो आप आंसर में लिखेंगे द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। नेक्स्ट आता है डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये अभी अभी आपको बताया था टिक द करेक्ट वाले में भी कि अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर पे ग्रह है। तो यहाँ आ जाएगा अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। नेक्स्ट है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। तो प्लैनेट्स के पास क्या नहीं होता है? उनका अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। तो ये दोनों जो हैं फिलअप्स, इसमें ये चीज़ आ जाएंगे। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ भी अगर ऐसा लगता है जो आप जानना चाहते हैं और मैंने अगर अपने इस वीडियो में उसको शामिल नहीं किया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएंगे ताकि उस चीज़ को शामिल करूं और उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये ज़रूर बताएं और इसे अपने साथ के पढ़ने वाले लोगों से भी शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।